हेलो। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप्स और ये है हमारा लेसन नंबर 1। इस लेसन में हम लोग सीखेंगे पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है और पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। नाउ तो सबसे पहली चीज तो ये आती है ना, जब हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप्स तो हमें पता है अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब रखना। तो अगला सवाल तो दिल में यही आता है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है इसका आपको ऑलरेडी आइडिया होगा भी। व्हाट इज पार्टनरशिप? तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि पार्टनरशिप वो एक बिजनेस का तरीका होता है जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं साथ में, तो वो पार्टनरशिप होता है ना, जहां कुछ लोग मिलकर काम करते हैं। बट अभी आपको पार्टनरशिप के बारे में सारी चीजें नहीं पता है, तो इसलिए हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे मैक्सिमम एक पार्टनरशिप में कितने लोग हो सकते हैं, अगर आपको इसका आंसर पता है तो फिर ये बताओ कि ये बात किसने बताई है कि मैक्सिमम इतने लोग हो सकते हैं पार्टनरशिप में, कहां लिखा है ये चीज। फिर आपसे कई सारे और सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे क्या पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, या फिर पार्टनरशिप्स में पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसे होती है, लिमिट होती है लिमिट होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको उनका मतलब समझ नहीं आएगा, बट इस लेसन के बाद ये सब चीजें आपको बहुत बढ़िया तरह से समझ आ जाएंगी। हम स्टार्ट करते हैं, चीजों को लिखते हैं। टॉपिक नंबर 1, व्हाट इज पार्टनरशिप। सबसे पहली चीज तो ये है ना, पार्टनरशिप क्या है। व्हाट इज पार्टनरशिप। ना इस टॉपिक को लिखवाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूं, मेरे साथ साथ आप सब चीजों को लिखिएगा। जो भी मैं चीजें यहां पर लिखूंगा आप सब चीजों को मेरे साथ साथ नोट करना, क्योंकि सब चीजें आपको बाद में हेल्प करेंगी। तो पार्टनरशिप से पहले हम समझते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी ही चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको यहां पे लिखवा देता हूं। पता है तो भी आप लिख लीजिएगा इसको। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी दो मोटिव से बन सकती है। या तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी होती है फॉर प्रॉफिट मोटिव, जो फायदे के लिए काम करती हैं, प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, या फिर कोई भी एंटिटी हो सकती है फॉर सोशल वेलफेयर, समाज सेवा के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल आपने सुनी होंगी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो समाज सेवा के लिए काम करती हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। ये सब होते हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, या फिर आप कह सकते हो एनपीओ इनको कहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर समाज सेवा के लिए काम करेगी उसको हम कहते हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो मंदिर होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, वो एनपीओ होते हैं। नाउ प्रॉफिट मोटिव के लिए अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे हम कहते हैं बिजनेस। ये तो आपने बिजनेस की डेफिनेशन में भी पढ़ रखा है। बिजनेस इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुज प्राइमरी मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, है ना, ट्रेडिंग ऑफ एक्टिविटीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इस तरह से बिजनेस की डेफिनेशन होती है। प्रॉफिट कमाना मेन पार्ट होता है बिजनेस का। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है। अब बिजनेस को करने के कई सारे तरीके होते हैं। बिजनेस को करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। 5 तरीके होते हैं बिजनेस को करने के, जिसमें से 3 तरीके सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए। तो मैं यहां पे 3 लिख रहा हूं, बट बता मैं आपको 5 दूंगा। पहला तरीका होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप वो तरीका होता है बिजनेस करने का जहां पर अकेला पर्सन होता है। सोल का मतलब होता है सिंगल, ओनली वन, सिंगल। प्रोप्राइटर का मतलब है ओनर, नाम से ही क्लियर है ना, सिंगल ओनर। तो अगर एक बिजनेस ऐसा है जहां पर एक ही मालिक है तो वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैं बिजनेस कर रहा हूं, अकेले बिजनेस कर रहा हूं मैं, तो आई एम अ सोल प्रोप्राइटर, मेरा बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर मान लेते हैं कुछ टाइम बाद मेरे को लगता है यार मुझसे अकेले बिजनेस नहीं हो रहा, मैं और मेरा फ्रेंड दोनों मिलके बिजनेस करते हैं, पैसा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग भी बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 बंदे हैं, ज्यादा आइडियाज आएंगे, ज्यादा पैसा हो जाएगा, ज्यादा कैपिटल है ना, और फायदे और भी बहुत सारे मिलते हैं। सो दैट बिकम्स अ पार्टनरशिप, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा बंदे होते हैं। और अगर हमें इसको और ऊंचे लेवल पे लेके जाना है, हमें लगता है यार पार्टनरशिप भी छोटे लेवल का है, हमें ना और बड़े लेवल पे काम करना चाहिए, देन वी विल start a company. Company is also known as joint stock company. देखिए यहां पर आपको छोटी छोटी बहुत सारी चीजें मिलेंगी सीखने को। जैसे हो सकता है आपको ये चीज ना पता हो कि कंपनी इज ऑल्सो नोन एज जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो लिखिए इन सब चीजों को। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो ये सब चीजें आप भूल जाएंगे, ठीक है।
बिजनेस करने के ये 3 मेन तरीके होते हैं, 2 तरीके और भी होते हैं जिनका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF और कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो मेन तरीके नहीं है, उनकी अकाउंटिंग ज्यादा आती नहीं है, तो इसलिए मैं उनको नहीं लिखवा रहा हूं, बट अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF और कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत फेमस एग्जांपल है अमूल। तो अमूल के डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं ना, दूध, बटर, दही, तो अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस है। ओके, सो ये आपको मैंने समझाया। इससे आपको बेसिक क्या क्या चीज समझ आती हैं कि जो भी पार्टनरशिप है वो एक बिजनेस होता है। अगर कभी भी पार्टनरशिप ओपन करी गई है तो वो हमेशा प्रॉफिट के लिए ओपन करी जाती है। पार्टनरशिप एक बिजनेस है। अगर कुछ फ्रेंड्स हैं, मान लेते हैं 3 दोस्त हैं, और मैं जो एग्जांपल्स लूंगा उसमें 3 ही दोस्त मैं लूंगा, और एक हूं मैं, एक हो आप, और एक है एक हमारा फ्रेंड। तो मेरा नाम है ए, आपका नाम है बी, और हमारे फ्रेंड का नाम है सी। ABC, हम तीनों ने मिलकर सोचा एक काम शुरू करते हैं, और हम तीनों ने सोचा यार समाज सेवा करते हैं, मतलब हम गरीबों को खाना खिलाएंगे और कुछ ऐसा काम, गरीबों की हेल्प करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाएंगे। हम तीनों ने सोचा कि हम लोग मिलके काम करेंगे। हमने डॉक्यूमेंटेशन करी है पूरी, हमने लिखित में सारा काम करा। हमने सोचा कि हम खर्चे बराबर बराबर लेंगे, जो भी हम नुकसान होगा हम बराबर बराबर खर्चा देंगे, और हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटी हैं कि भाई एक बंदे का काम ये है, दूसरे बंदे का काम ये है, तीसरे बंदे का काम ये है। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, क्या वो पार्टनरशिप है? द आंसर इज नो, क्योंकि पार्टनरशिप जो होती है ना, दैट इज अ बिजनेस। जो हम 3 मिलके काम करेंगे वो एक NPO हो जाएगा, वो पार्टनरशिप नहीं होगी। वो बिजनेस ही नहीं होगा तो पार्टनरशिप की तो बात ही नहीं बनती है। वो हो जाएगा एक NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारा जो गोल होगा दैट इज सोशल वेलफेयर। तो यहां से आपको समझ आ गया होगा कि पार्टनरशिप एक बिजनेस होता है। इसी चीज को हम लिखते भी हैं डेफिनेशन के थ्रू। पार्टनरशिप means relation between 2 or more people। अब देखिए यहां पे मैं ऑरेंज से लिख रहा हूं, जो चीजें वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी डिफरेंट पेन का यूज कर रहे हैं, हाईलाइटर का यूज कर रहे हैं, तो जो मैं ऑरेंज से लिखूं आप उसे डिफरेंट पेन से लिखिएगा। रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल, ये कीवर्ड है। who agree to carry on business, ये बिजनेस करेंगे, समाज सेवा नहीं, एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। और ये अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करेंगे। तो ये है हमारी पार्टनरशिप का मतलब। सिंपल वर्ड्स आपको समझ आ गया होगा। 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इसमें। इनको बिजनेस करना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये प्रॉफिट से लॉसेस शेयर करेंगे, तो काफी कॉमन सेंस की बात है। बट इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा थोड़ी देर में। नाउ, तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर समाज सेवा के लिए होगा तो वो बिजनेस, वो पार्टनरशिप नहीं होगा। ये क्वेश्चन ना छोटा सा एग्जाम में बहुत बार आता है MCQ, कि 2-3 दोस्त हैं वो चैरिटेबल ट्रस्ट खोलते हैं या कुछ ऐसा करके क्वेश्चन आता है। सो इन दैट केस दैट विल नॉट बी पार्टनरशिप फर्म। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता भी हूं, जो क्वेश्चन बैंक है ना उसमें ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, वुड अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी रन बाय 8 मेंबर्स डीम्ड एज पार्टनरशिप फर्म? ये एक्चुअली बोर्ड्स में हुआ क्वेश्चन है ये, और इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं कि अगर चैरिटेबल डिस्पेंसरी खोली है 8 लोगों ने, तो क्या वो पार्टनरशिप फर्म है? गिव रीजन। द आंसर इज नो, इट इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म, एंड द रीजन विल बी एज देयर इज नो बिजनेस। सो पार्टनरशिप का डेफिनेशन लिखिए, उसमें आप बिजनेस को अंडरलाइन कीजिए बताने के लिए टीचर को कि ये बिजनेस होना जरूरी है। यहाँ पे बिजनेस नहीं है। दी गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज चैरिटेबल social welfare, so that is why it is not a business and it is not a partnership। इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ सकता है। नाउ, तो आपको समझ आ गया होगा पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, और आप यहां पे एग्जांपल लिख सकते हैं। एक एग्जांपल A, B and C
स्टार्ट अ फर्नीचर बिजनेस, ए बी और सी एक फर्नीचर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। जो ये तीन पार्टनर्स होंगे ना, इनका रेशियो होगा 3:2:1। सो ये एक एग्जांपल है पार्टनरशिप बिजनेस का। दिस इज अ पार्टनरशिप बिजनेस। तीन दोस्त हैं, मैं, तुम और एक हमारा फ्रेंड। हमने मिलके एक बिजनेस खोला फर्नीचर का। हमारा रेशियो है 3:2:1। ये एक पार्टनरशिप बिजनेस है। नाउ 3:2:1 जो है रेशियो, इसका मतलब क्या है? देखो, उसका मतलब ये है, मेरा रेशियो है 3, तुम्हारा है 2 और हमारे फ्रेंड का है 1। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो एक केक की तरह होगा। उस केक को 6 टुकड़ों में बांटा जाएगा। 6 में से 3 टुकड़े मिल जाएंगे मेरे को, 2 टुकड़े मिल जाएंगे तुम्हें और 1 टुकड़ा मिल जाएगा हमारे दोस्त को, सी को। ये इसका मतलब है 3:2:1। अगर हमारे फ्रेंड को मिल रहा है 1000, तुम्हें मिलेगा 2000, मेरे को मिलेगा 3000। अभी इनको सॉल्व कैसे करते हैं, चीजें धीरे धीरे आपको समझ आएंगे जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो ये तो स्टार्टिंग है। हमने यहां पे समझ लिया है पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। लेट अस कम टू आवर टॉपिक नंबर 2, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप के बारे में कुछ और बातें भी डिस्कस करनी चाहिए हमें। अभी एक थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, मैं इसको मार्क कर देता हूं इंपॉर्टेंट। ये एक अच्छा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ट्रिकी चीजें हैं, बट आप समझोगे तो आपको बहुत आसान लगने वाली हैं। लिखते हैं द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आर एज फॉलोज। जो फीचर्स हैं वो ये कुछ फीचर्स हैं जो हम लिख रहे हैं। सबसे पहला फीचर है इट इज अ बिजनेस। जैसे मैंने ऊपर भी लिखवाया, ये एक्चुअली ये सिंपल बात है बट इंपॉर्टेंट बात है, तो ये फिर से लिखनी बनती है। पार्टनरशिप is formed with the motive of profit maximization। मुनाफे के लिए काम होगा पार्टनरशिप में। तो दूसरी बात है, ये देखो, ये तो डेफिनेशन से आ गया ना बिजनेस, और जो हम दूसरा और तीसरा पॉइंट लिखेंगे वो भी डेफिनेशन से आ जाएगा। डेफिनेशन से हमेशा फीचर्स निकल ही आते हैं। कभी भी आपको फीचर बनाने हो ना और आपको फीचर ना पता हो, अगर आपको उसकी डेफिनेशन पता है तो आप डेफिनेशन से आप 2-3 फीचर निकाल सकते हो इजीली। सेकंड पॉइंट है शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब ये भी काफी कॉमन सेंस की बात है, पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करेंगे। पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जनरली पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है, ये क्वेश्चन है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक पार्टनर को लॉस से एग्जेप्ट कर दिया जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक पार्टनर को, पार्टनर सी को लॉसेस से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए? हम उसे कहें तुझे प्रॉफिट होगा तो मिलेगा बट लॉस होगा तो तुझे लॉस मत लियो, तो हम दोनों लॉस झेल लेंगे, ए और बी। कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। इट इज पॉसिबल दैट अ पार्टनर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लॉसेस। एक पार्टनर को लॉसेस से एग्जेम्प्ट करा जा सकता है। अब आपके दिल में सवाल ये आएगा, ऐसा हम क्यों करेंगे? हम किसी पार्टनर को लॉस से एग्जेम्प्ट क्यों करेंगे? जनरली हम नहीं करेंगे। हम जनरली क्यों करेंगे किसी पार्टनर को लॉस से एग्जेम्प्ट? हम क्यों कहेंगे कि भाई तू सारे के सारे प्रॉफिट से लॉस मत ले, हम ऐसा उससे क्यों कहेंगे? बट ऐसा हम चाहे तो कह सकते हैं।
हम कैसे कह सकते हैं, हम क्यों कहेंगे ऐसा? हम इसलिए कहेंगे, मान लेते हैं हम 3 पार्टनर्स हैं, वो पार्टनर ना बहुत थोड़ा सा समझदार बंदा है, काफी अच्छा बंदा है, और थोड़ा सा ना कंजर्वेटिव है, मतलब थोड़ा सा डरता है लॉसेस से। तो वो बहुत परेशान रहता है, जब भी मिलेगा ये कहेगा यार लॉसेस हो गए तो मुझे यार परेशानी हो जाएगी यार, मतलब मुझे तो लॉस से डर लगता है, ऐसी बात करता है। और हमें कॉन्फिडेंस है और हमें पता है लॉस हो भी गया तो हम लोग झेल लेंगे यार, बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉसेस दोनों होते हैं। तो हम उससे कहेंगे तू परेशान मत हो, हमें तीनों आज से डिसाइड करते हैं कि अगर प्रॉफिट हुए तो तीनों में बटेंगे, लॉस हुए तो हम दोनों झेल लेंगे, तू लॉसेस मत लियो भाई, तू डर मत, सी को कह रहे हैं हम बात, तू लॉसेस मत लियो। और अगर हम तीनों ऐसा मान लेते हैं, हम ऐसे अग्री कर लेते हैं, तो ये हो सकता है आप किसी एक पार्टनर को या इवन एक से ज्यादा पार्टनर को भी लॉस से एग्जेम्प्ट कर सकते हो सकता है कि सी पार्टनर और बी पार्टनर दोनों के दोनों लॉसेस रहते हो, तो मैं कहूंगा यार सारे के सारे लॉसेस मैं बियर कर लूंगा, तो ऐसा भी हो सकता है। सो अब ये पता कैसे चलेगा? सो दिस कैन बी डन, ऐसा हो सकता है बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। कंसेंट का मतलब होता है हामी, अग्रीमेंट, अग्री हो जाना, और यूजिंग पार्टनरशिप डीड। ये करने के ना दो तरीके हैं, या तो सारे के सारे पार्टनर्स मान जाएं या फिर पार्टनरशिप डीड में लिख दें। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक पार्टनर को लॉसेस से मुक्त कर दिया जाए? हो सकता है। कैसे करा जा सकता है इसको? या तो सारे पार्टनर्स मान जाएं या फिर पार्टनरशिप डीड में लिख दो, कोई भी एक तरीका कर दो। एग्जाम्पल, पार्टनरशिप डीड में ये हमने लिख दिया कि इस बंदे को, सी पार्टनर को लॉसेस नहीं मिलेंगे, प्रॉफिट्स मिलेंगे, ही इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम लॉसेस। तो फिर क्या होगा? सी पार्टनर को लॉसेस नहीं मिलेंगे। या फिर पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई है तो हम तीनों अगर अग्री कर जाते हैं तो भी सी को नहीं मिलेंगे लॉसेस, प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। चलिए पॉइंट नंबर 3, मिनिमम एंड मैक्सिमम पार्टनर्स। किसी भी पार्टनरशिप में मिनिमम कितने बंदे चाहिए होते हैं और मैक्सिमम कितने बंदे हो सकते हैं? काफी कॉमन सेंस की बात है ना। मिनिमम तो आप इजीली सोच सकते हो, मिनिमम पार्टनर्स कितने बंदे चाहिए होंगे पार्टनरशिप में, डेफिनेशन में बताइए तो। मिनिमम पार्टनर्स इज इक्वल टू कितना? 2। 2 बंदे तो चाहिए ना, 2 बंदों के बिना काम कैसे करोगे? मैक्सिमम पार्टनर्स, मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं पार्टनरशिप में? आपके दिमाग में कई सारे आंसर्स आ सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट, या फिर आपके दिमाग में 200 आ सकता है, या फिर कुछ भी और भी आ सकता है। द आंसर इज 50। द आंसर इज 50। अब सवाल ये उठता है 50 कौन बताता है? मतलब ये ऐसे कुछ प्रथा चलती आ रही है कि मार्केट में कुछ ऐसा चलता आ रहा है कि 50 होंगे, 51 नहीं हो सकते? कौन बताएगा ये? सो ये बताया है कंपनीज एक्ट 2013 ने। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, देखो यहां पे हमने कानून का नाम पढ़ा है, कंपनीज एक्ट 2013। मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। मैक्सिमम पार्टनर्स कैन बी 200 और lower as mentioned in government rules. Government has used its power and prescribed 50 as max partners, maximum partners। देखो यहाँ पे काफी सारी बढ़िया बढ़िया चीज आपको समझ आएंगी। पहली चीज तो ये है कि कानून का नाम आपने एक सीखा, कंपनीज एक्ट 2013। क्या बात है! कंपनीज एक्ट 2013 एक ऐसा कानून है जो कि कंपनीज को गवर्न करता है, कंपनीज की इंफॉर्मेशन बताता है।
क्वेश्चन, अगर कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज की इंफॉर्मेशन बताता है तो पार्टनरशिप चैप्टर में क्यों आ गया ये? कंपनी तो एक बिजनेस करने का अलग तरीका होता है ना, ये रहा थर्ड वाला तरीका था कंपनी बिजनेस करने का, तो पार्टनरशिप में कैसे आ गया कंपनीज एक्ट? कंपनीज एक्ट जनरली कंपनीज के बारे में बताता है, बट यहां पर कंपनीज एक्ट ने पार्टनरशिप के बारे में भी बताया है। तो जनरली तो कंपनीज एक्ट कंपनीज के बारे में बताएगा, बट यहाँ पे बताया है तो बताया है, ठीक है, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। बट उसकी 99% चीजें कंपनी के बारे में होती है, पार्टनरशिप के बारे में वो नहीं बताता है। बट यहाँ पे उसने मैक्सिमम पार्टनर्स बताया है कंपनीज एक्ट ने, और उसने ये कहा है कि मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं 200 किसी भी पार्टनरशिप में, किसी भी पार्टनरशिप में मैक्सिमम हो सकते हैं 200 या फिर कम भी हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट बताए तो। अगर गवर्नमेंट नहीं बताएगी तो 200 होंगे मैक्सिमम पार्टनर्स। तो ऐसा कंपनीज एक्ट ने कहा है, या तो 200 होंगे या फिर कम होंगे, जो गवर्नमेंट रूल्स में लिखा होगा, और गवर्नमेंट ने रूल्स में लिखा है 50। तो इसका मतलब ये है अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपने रूल्स को चेंज करके 60 कर सकती है जब चाहे तब, तो मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो जाएंगे? 60, जो पॉसिबल है। गवर्नमेंट चाहे तो उस 60 को 100 कर सकती है, वो भी हो सकता है, फिर मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो जाएंगे? 100। गवर्नमेंट चाहे तो अपने रूल्स को चेंज करके 180 कर सकती है, तो मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो जाएंगे? 180। गवर्नमेंट चाहे तो अपने रूल्स में 220 नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं 200 या उससे कम, जो कि रूल्स में बताए होंगे। 200 से तो ऊपर हो ही नहीं सकते कभी भी मैक्सिमम पार्टनर्स, 200 से ऊपर नहीं हो सकते। गवर्नमेंट रूल्स में भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कानून में लिखा है। और अच्छा, अगर गवर्नमेंट को करने हो तो गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? गवर्नमेंट को कानून बदलना पड़ेगा, वो एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, तो गवर्नमेंट को पूरा कानून ही चेंज करना पड़ेगा। इस 200 को फिर 400 या 500 जो भी गवर्नमेंट करना चाहती है, गवर्नमेंट को वो करना पड़ेगा। तो अभी आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मिनिमम 2 बंदे चाहिए होते हैं। आज के टाइम पे मैक्सिमम 50 बंदे हो सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट रूल्स में बताया है। अगला पॉइंट, सेपरेट एंटिटी। A partnership is separate entity from accounting point of view. Accounting point of view. A partnership is not a separate entity. From legal point of view. अब ये भी एक नई चीज होगी आपके लिए, बिल्कुल मैं समझाता हूं इसको भी, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी। मैं ना आपको ये चीज एक टेबल के थ्रू क्लियर कर दूंगा कि आपको पूरी अकाउंटिंग में प्रॉब्लम नहीं होने की है। मैं आपको पार्टनरशिप का ही नहीं, पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि हाउ थिंग्स वर्क, सेपरेट एंटिटी के रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट है सब बताता हूं। मेरे साथ साथ टेबल बनाइएगा और फिर मैं आपको चीज समझाऊंगा। एक होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एक होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, 3 बिजनेसेस हैं, एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक है पार्टनरशिप, एक है कंपनी। ये 3 बिजनेसेस है ना। मुद्दा ये है कि सेपरेट एंटिटी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। तो सेपरेट एंटिटी का मुद्दा है, सेपरेट एंटिटी। अब सवाल ये उठता है सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है? सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है? सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स। बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स, ये होता है सेपरेट एंटिटी का मतलब। जो बिजनेस है अपने मालिकों से डिफरेंट है। तो सवाल ये है कि जो बिजनेस है वो अपने मालिकों से डिफरेंट होता है?
जो बिजनेस है क्या वो अपने मालिकों से डिफरेंट होता है? अगर आपको अकाउंट्स की रत्ती भर नॉलेज भी है तो आपको ये चीज पता होगी कि बिजनेस जो है वो ओनर से डिफरेंट होता है। हर एक बिजनेस अपने ओनर से डिफरेंट होता है। इसको आपने 11th का जो स्टार्टिंग पार्ट था, जो भी आपने अकाउंटिंग का आपका अर्ली फेजेस थे, उसमें हमने सीखा होगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। द ओनर इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस और द बिजनेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। सो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बिजनेस हो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स। बिजनेस अलग, मालिक अलग। कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जो होते हैं वो अलग नहीं होते हैं अपने मालिक से, और कंपनी डिफरेंट होती है अपने मालिक से। अब सवाल ये उठता है क्या हमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू का क्या करना है? हम तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ना, हम जब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम लॉ पढ़ेंगे कभी अगर, तो उसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू सीखेंगे। अभी हमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में क्या करना है? आपको बेसिक पता होना चाहिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, ज्यादा डिटेल में नहीं पता होना चाहिए, बट ये तो पता होना ही चाहिए जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। पार्टनरशिप जो है वो अकाउंटिंग के नजरिए से एक डिफरेंट पर्सन है। मतलब जब हम अकाउंटिंग करेंगे, हम 3 दोस्तों ने मिलकर पार्टनरशिप बनाई, तुमने, मैंने और एक हमारे फ्रेंड ने, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, और हम एक रूम में बैठे हैं। तो इस रूम में 3 नहीं 4 बंदे हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी और एक है पार्टनरशिप फर्म। मतलब पार्टनरशिप फर्म एक अलग इंसान है। अकाउंटिंग के नजरिए से पार्टनरशिप सामान खरीदती है, पार्टनरशिप सामान बेचती है अपने नाम पर, और पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस कर सकती है, पार्टनरशिप पैसा देती है, पार्टनरशिप पैसा लेती है। पार्टनरशिप एक डिफरेंट इंसान है। कानून के नजरिए से पार्टनरशिप एक डिफरेंट इंसान नहीं है। कानून के नजरिए से इस रूम में 3 बंदे होंगे, ए, बी और सी। मैं और एग्जांपल बताता हूं, चलो और कंपनी का बताता हूं। मान लेते हैं हम लोग कंपनी खोलते हैं, तो अकाउंटिंग के नजरिए से भी और कानून के नजरिए से भी इस रूम में 4 बंदे होंगे, ए, बी, सी और एक कंपनी। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी एक डिफरेंट पर्सन होती है अपने ओनर से। मैं आपको एक एग्जांपल से और चीज समझाता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट होने या ना होने में क्या फर्क आता है। मान लेते हैं हम 3 बंदों ने मिलकर पार्टनरशिप खोली। मैं आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू वाला बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी अभी मेरे को लगता है शायद आपको समझ कम आया होगा ये वाला पॉइंट। क्या फर्क है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में यस और नो में? मान लेते हैं हम 3 दोस्तों ने, ए, बी और सी ने पार्टनरशिप फर्म खोली, और पार्टनरशिप में हो गए बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स। कर देते हैं फ्रॉड्स, पैसा सबकी नीयत को खराब कर देता है। तो हमने कर डाले, पार्टनरशिप ने कर डाले फ्रॉड्स ताबड़तोड़ खटाक, जैसे किंगफिशर में ऐसी कंपनीज में होते हैं ना, सत्यम कंप्यूटर्स में। तो क्या होगा, अब जो पेनल्टीज लगेंगी ना, कानून कहता है पार्टनरशिप बिजनेस तो एक अलग इंसान है ही नहीं, तो पेनल्टी किस पे लगेंगी? हम तीनों पे लगेंगी। जेल कौन जाएगा? हम तीनों जाएंगे। हम मालिक हैं, पार्टनरशिप तो डिफरेंट इंसान है ही नहीं, तो कानून किसको पकड़ेगा? हमें पकड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं पार्टनरशिप एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट एंटिटी नहीं है। मतलब कानून पार्टनरशिप को एक अलग इंसान नहीं देखता। गलती हुई है तो इंसानों से गलती हुई है, जो नेचुरल हम ह्यूमन बींग्स हैं उनसे। अगर हम तीनों ने मिलकर कंपनी बनाई होती ना, और तब हम ताबड़तोड़ फ्रॉड करते, तो जो कानून था ना वो कंपनी पे अटैक करता, हम पे अटैक नहीं करता। हम उसके मालिक है कंपनी पे, हम पे अटैक नहीं करता, वो कंपनी पे अटैक करता। और जिन्होंने कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी को संभाल रहे हैं, उन पे अटैक करता, ओनर्स पे अटैक नहीं करता है। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और अगर आपको ज्यादा समझ नहीं आया है तो इतना याद रखो, पार्टनरशिप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिफरेंट इंसान होती है। और एक चीज मैं आपको और भी लिखवा देता हूं, ये अकाउंटिंग का बेसिक है, वी डू अकाउंटिंग फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ये चीज आपको पता होनी ही चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको अकाउंटिंग में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बट अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अब आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं भी पता था तो। याद रखिएगा इस चीज को, बिजनेस के नजरिए से अकाउंटिंग करनी है। आप कौन हो? आप हो अकाउंटेंट, क्योंकि आप अकाउंटिंग कर रहे हो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप हो अकाउंटेंट। अकाउंटेंट पार्टनर के नजरिए से सोचेगा कि बिजनेस के नजरिए से सोचेगा? बिजनेस के नजरिए से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। बिजनेस ने पैसा लिया, बिजनेस ने पैसा दिया, पार्टनर्स को भी दिया हो चाहे, बिजनेस के पास पैसा आया। एग्जाम्पल, अगर पार्टनर ने बिजनेस को पैसा दिया तो वो इनकम है, क्योंकि हम बिजनेस के नजरिए सोच रहे हैं, बिजनेस को पैसा मिला।
अगर बिजनेस ने पार्टनर को पैसा दिया, बिजनेस के नजरिए से सोचो तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है क्योंकि बिजनेस ने पैसा दिया। सो यू हैव टू डू अकाउंटिंग फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरेस्टिंग पॉइंट है काफी। तो आई होप इससे आपको काफी कुछ चीज सीखने को मिली है। ये ना पूरे अपने आप में टॉपिक के बराबर था, इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन है ये, बहुत अच्छा, शानदार। पॉइंट नंबर 5, अनलिमिटेड लायबिलिटी। जिंदगी में अगर कभी आपको बिजनेस करना हो तो आप पार्टनरशिप बनाना चाहोगे। पार्टनरशिप एक बिजनेस करने का बहुत बढ़िया तरीका होता है, बट उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है ये अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? क्या मतलब है अनलिमिटेड लायबिलिटी का? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह है अगर बिजनेस के एसेट्स खत्म हो जाते हैं तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स पर जो लेंडर्स हैं वो अटैक कर देंगे और पर्सनल एसेट्स पर क्लेम करेंगे। मतलब पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स पर अटैक करा जा सकता है। आपने वो मूवी देखी होगी शिवाजी द बॉस, रजनीकांत की मूवी है, साउथ की मूवी है। तो उसमें क्या होता है, उसमें ना रजनीकांत का बिजनेस होता है। अब वो कुछ पंगा हो जाता है, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली क्या पंगा होता है, बट कुछ ना कुछ पंगा होता है। तो फिर वो क्या करते हैं ना, जो जिन्होंने लोन वोन दिया था वो रजनीकांत के घर पर पहुंच जाते हैं और वो रजनीकांत को सब कुछ उतरवा देते हैं। मतलब घर भी ले लेते हैं उसका, गाड़ी ले लेते हैं, घड़ी ले लेते हैं, मतलब बेचारे को बिल्कुल ही जीरो कर देते हैं। तो ये नुकसान होता है पार्टनरशिप का। अब उस मूवी में मुझे लगता नहीं डिटेल में उन्होंने बताया कि वो पार्टनरशिप बिजनेस था कि क्या था, बट वो जो भी था वहां पे रजनीकांत की अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। तो ये बिजनेस का नुकसान होता है। और करो ऐसे बिजनेस जहां पे रिस्क हो ना, फिर वहां पे वो घर पे पहुंच जाते हैं तुम्हारे। कंपनी में अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है? द पर्सनल एसेट्स of partners can be used for liabilities of business if assets of business are insufficient. मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। हम 3 दोस्त हैं, ए, बी और सी। हमने बिजनेस करा, हमने कर डाला फ्रॉड। और फ्रॉड भी नहीं करा, मान लेते हैं फ्रॉड नहीं करा, हमने अच्छा काम, फ्रॉड क्यों करेंगे हम लोग? हमने फ्रॉड नहीं करा, हमने अच्छा मेहनत से काम करा, बट ये लॉसेज हो गए, हमें ताबड़तोड़ लॉसेज हो गए हमें। अच्छा हमने काम करा, हमने कहीं से लोन लिया, हमने पैसा इन्वेस्ट करा, बट सामने वाले बंदे ने कुछ हमें धोखा दे दिया, मतलब हमें हो गए ताबड़तोड़ लॉसेज। अब हमारे बिजनेस के जो भी एसेट्स है वो तो बहुत कम थे, हमारे पे कर्जा बहुत था बिजनेस में। तो बैंक क्या करेगा, पहले हमारे बिजनेस के एसेट्स ले लेगा। फिर भी पूर्ति नहीं हुई तो बैंक हम तीनों के घर पे जाएगा और हम तीनों के घर को बेच डालेगा। हम तीनों के घर को नहीं, घर की जो चीजें हैं उनको भी बेच डालेगा अपना पैसा वसूलने के लिए। उसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। कितना खतरा है पार्टनर्स पर, सोचो, बहुत बड़ी बात है ये। दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। नाउ अगला पॉइंट है, पार्टनर्स आर एजेंट्स एज वेल एज प्रिंसिपल्स। नाउ यहां पे प्रिंसिपल्स का मतलब जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है वो वाला नहीं है। यहां पे मैं बताता हूं उसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूं। इट मीन्स ऑल पार्टनर्स रिप्रेजेंट ईच अदर। इसका मतलब बहुत आसान है। देखो गाइस, आपको ना पता होना चाहिए एजेंट और प्रिंसिपल वर्ड का मतलब क्या होता है। एजेंट वर्ड का मतलब होता है जो पर्सन किसी और को रिप्रेजेंट करता है, जिसको रिप्रेजेंट करा जाता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल। एग्जाम्पल, मेरे को कुछ काम है तो, और मैं बिजी हूं, तो मैंने क्या करा, मैंने अपने एक फ्रेंड को भेज दिया कि तू भाई जाके मेरा काम करा। तो माई फ्रेंड इज एन एजेंट, वो मेरा एजेंट है ना।
तो जैसे मूवीज में देखते हो ना, जो खुफिया एजेंट होते हैं वो काम करते हैं ऐसे गवर्नमेंट के बिहाफ पर ऐसे करके, तो वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम कर रहे हैं तभी उनको एजेंट कहते हैं, और गवर्नमेंट प्रिंसिपल है। मेरे वाले एग्जांपल में मैंने जिस फ्रेंड को भेजा वो फ्रेंड मेरा एजेंट है और मैं प्रिंसिपल हूं। सो पार्टनर जो होता है वो एजेंट भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है। इसका मतलब क्या है, मैं पार्टनरशिप वाले एग्जांपल समझाता हूं। 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। ए और बी किसी काम से बिजी हैं, तो हमने क्या करा, हमने सी को भेज दिया साइनिंग वाइनिंग के लिए, कुछ सामान खरीदना होगा तो हमने कहा सी तू चले जा। तो जब सी जा रहा है तो क्या सी इंडिविजुअल लेवल पर जा रहा है या फिर वो पूरी पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो वहां पर पूरी पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अकेले जा रहा है बट वो एज अ पार्टनरशिप फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा है। वो साइन जब करेगा तो ये माना जाएगा कि पार्टनर ने साइन करा, पूरी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए साइन करा है। सो बेसिकली वो एक तरीके से एजेंट और हम प्रिंसिपल हो गए। समझना इस चीज को, वो एजेंट है, हमारा एक तरीके से वो एजेंट हो गया। हम कह रहे हैं तू हमारे बिहाफ पे जाके साइन करा। सो ही इज एन एजेंट एंड वी आर द प्रिंसिपल। एंड सिमिलरली अगर देखा जाए, अगर मैं कभी और तुम दोनों मान लेते हैं बिजी हैं, बी एंड सी तुम दोनों बिजी हो और मैं जाता हूं तुम दोनों के बिहाफ पर, तो मैं एजेंट हूं और तुम दोनों प्रिंसिपल हो। तो इस तरीके से कोई एक पार्टनर कभी एजेंट भी हो सकता है, प्रिंसिपल भी हो सकता है। मतलब हर एक पार्टनर एक दूसरे को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल वर्ड्स में मतलब ये है इसका। लास्ट फीचर जो हम करने वाले हैं वो है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन देखो, कंपनियों का रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी होता है, पार्टनरशिप्स का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है। पार्टनरशिप्स कैन बी रजिस्टर्ड, कैन बी का लिखा मैंने, आप मे बी भी लिख सकते हो, मे बी रजिस्टर्ड विद आरओएफ। आरओएफ की फुल फॉर्म क्या है? आरओएफ की फुल फॉर्म है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, रजिस्ट्रार, TRAR, registrar of firms. So registration is voluntary. Registration of partnerships is voluntary. ये मैंडेटरी नहीं होता, ऐसा नहीं है हर किसी को रजिस्टर कराना जरूरी है। यार देसी पार्टनरशिप भी बनती है ना, मतलब आपने भी हो सकता है पार्टनरशिप बनाई हो, आपके और आपके फ्रेंड को एक बिजनेस का कोई आइडिया आ गया दिमाग में, बना ली पार्टनरशिप, ओरल पार्टनरशिप, बताया भी नहीं, घर वालों को नहीं पता हमने पार्टनरशिप बना लिया, तो इसको ना उसको रजिस्टर कराना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है उसको, बट इट इज रिकमेंडेड। अगर आप सीरियस लेवल पे काम कर रहे हो तो आपको उसको रजिस्टर करा लेना चाहिए। अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना तो प्रूफ रहता है, देखो हमारी तो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड थी। अगर तुमने किसी को सामान बेचा, उसने कहा ये तो इसने हमें सामान नहीं बेचा, ये तो बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो तुम प्रूफ दिखाओगे यार हमारी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है, बस प्रूफ है हमारे पास, यार गवर्नमेंट के पास हमने लिखवा रखी है अपने पार्टनरशिप को, तो हमारी जेन्युइन चीज है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलंटरी, मैंडेटरी नहीं है बट रिकमेंडेड है, इसको करा लेना चाहिए। तो अगर आप 12th के बाद या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद या जब भी आप अगर बिजनेस करोगे पार्टनरशिप, उसको रजिस्टर करवा लेना। वैसे नहीं भी कराओगे ना तो भी ओके है, ठीक है। और क्योंकि कोई मना तो करता नहीं ना, बट करवा लेने में थोड़ा सा फायदा रहता है। तो गाइज हमने आज के इस लेसन में 2 टॉपिक्स हमने कवर करे। हमने बहुत ही प्यारी प्यारी चीज समझी, पार्टनरशिप का मतलब समझा हमने पार्टनरशिप के फीचर समझे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। तो आपका होमवर्क क्या है, मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लेता हूं एक बार। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 1 आपको खुद कर सकते हो, 2 मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया है, 3, 4 आपको नहीं करना है अभी, 5 वो क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी। सो इसको हमने डिस्कस कर लिया है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मींस अ सिचुएशन वेयर पर्सनल एसेट्स ऑफ अ पार्टनर कैन बी यूज्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ बिजनेस लायबिलिटीज इन केस द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट, कुछ ऐसा, ठीक है। देन 6 भी आप कर सकते हो, इज स्लीपिंग पार्टनर लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। स्लीपिंग पार्टनर इज अ डोरमेंट पार्टनर, और स्लीपिंग पार्टनर एक, आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो, स्लीपिंग पार्टनर एक वो पार्टनर होता है जो कि बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर आपको ये नहीं पता लिख लेना, स्लीपिंग पार्टनर इज अ पार्टनर
who does not participate in डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। वो सिर्फ अपना ऐसा होता है ना, जैसे मान लेते हैं पार्टनर हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा, पैसे दे रहा हूँ और मैं प्रॉफिट ले लूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, सो आई एम अ स्लीपिंग पार्टनर। सो इज स्लीपिंग पार्टनर लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स? क्या स्लीपिंग पार्टनर को आप हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कर सकते हो फॉर एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स? द आंसर इज यस। भाई स्लीपिंग पार्टनर भी पार्टनर तो है ना, चाहे कैसे ही पार्टनर हो, ही इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कैन अ पार्टनर बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग लॉसेस इन अ फर्म? इफ यस, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस? यस, अ पार्टनर कैन बी एग्जेम्प्टेड, और इसके दो सर्कमस्टांसेस हैं, हमने नोट्स में भी लिखा है। पहला सर्कमस्टांस है या तो ऑल पार्टनर्स अग्री, और दूसरा सर्कमस्टांस है एज पर पार्टनरशिप डीड, या तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। स्टेट 2 एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये भी नहीं करना है। डू ऑल फर्म्स नीड अ रजिस्ट्रेशन एंड अ डीड, ये भी अभी नहीं करना है। तो आपको अगले लेसन से पहले 10 वाला भी नहीं करना है। इन क्वेश्चंस को लिख के रखिएगा नोटबुक में 2, 5, 6, 7, अच्छे से इनको लिख के रखना। 1B1, 1, 2, 5, 6, 7, ये आपका होमवर्क है। तो इस लेसन में हम इतना ही करते हैं, मैं आपको मिलता हूं अगले लेसन में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।